गुड इवनिंग साथियों। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो भूगोल है उसका अध्याय 8 देखेंगे साथ में। कौन सा एक रुको, मैं आपको ब्रश ले लेता हूँ। पहले ब्रश नहीं आया था, पेंसिल नहीं आई थी, मतलब कहने का मतलब ये भूगोल है। भूगोल में अध्याय 8 चर्चा करेंगे साथियों। आज हम 7वां अध्याय था उसकी हमने व्याख्या सब नोट से संबंधित सभी के नोट्स देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, सभी सब कुछ देख लिया है साथियों। वो आज अध्याय 8वां शुरू करेंगे। ओके, परिवहन और संचार। परिवहन जानते हो आप, और संचार भी आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। पिछले अध्यायों में दोनों का नाम आ चुका है। आज देखेंगे पाठ के नोट्स देखेंगे साथ में। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। क्लियर साथियों? हमारा लगभग 3 से 4 पार्ट रहते हैं। क्लियर? ये शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 500 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। 500 के की नहीं है, ओनली फॉर 500 की। जल्दी हम 500 की कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी आप 500 की कंप्लीट कराओ साथ में, ताकि आपको मैं 1 अगस्त से क्या दूंगा, नोट्स दूंगा साथ में। और कहाँ पर दूंगा? टेलीग्राम पर। इसलिए टेलीग्राम पर फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा साथ में, पढ़ने से पहले। क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवहन की परिवहन क्या होता है। तो परिवहन एक सुविधा या सेवा जिसमें लोगों और सामानों को स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पर एक परिवहन एक ऐसी सुविधा है साथियों जिसमें लोगों को और सामान, जो सामान होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। जैसे वो मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गई, ट्रक हो गया, गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, ये सभी परिवहन के साधन होते हैं। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ा जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है सामान को या व्यक्ति को। जिसमें मनुष्य, जानवर और विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। मनुष्य का भी प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य भी एक तरह का परिवहन है साथ में। ये जानवर है, जानवर से बैलगाड़ी हो गई, पाटा गाड़ी हो गया, ऊंट गाड़ी हो गई, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है परिवहन के साधन के अंदर। यह एक संगठित सेवा उद्योग लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग ने लेडिंग है, जो लोडिंग और अनलोडिंग और डिलीवरी का काम संभालता है साथ में। लोडिंग का यानी कि पूरा भरा हुआ, अनलोडिंग यानी कि बिल्कुल कम, थोड़ा बहुत, इस प्रकार से डिलीवरी का काम संभाल। डिलीवरी का मतलब वो नहीं कि किसी महिला की डिलीवरी, वो नहीं। डिलीवरी के इस तरह से सिखाते हैं, जैसे जैसे केक हो गया तो आपने ऑर्डर कर दिया, तो वहां से ऑर्डर बॉय आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा, उसके कहते हैं डिलीवरी कहते हैं। क्लियर? आगे आता है फिर परिवहन के मोड किस प्रकार से है। तो परिवहन के मुख्य साधन भूमि, जल, वायु और पाइपलाइन है। साधन भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पाइपलाइन हो गया साधन। इनका उपयोग अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय परिवहन के लिए भी किया जाता है। और इनमें से प्रत्येक यानी कि पाइपलाइन को छोड़कर यात्री और माल दोनों को ले जाया जाता है। का स्थान यानी कि रोड्स, मार्ग, इनकी लिंक की एक श्रृंखला द्वारा एक साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसे परिवहन नेटवर्क कहा जाता है। परिवहन नेटवर्क किसे कहा जाता है? कहीं स्थान मार्गों की एक श्रृंखला द्वारा एक स्थान मिलकर एक साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसे परिवहन नेटवर्क कहा जाता है। आगे आता है फिर साथियों आपके पास की भूमि परिवहन। भूमि परिवहन किसे कहते हैं? तो इसमें भूमि यानी कहें, इसमें भूमि यानी सड़क और रेल के जरिए माल और सेवाओं की आवाजाही शामिल है। कहने का मतलब भूमि परिवहन में वह सेवाएं रेल के अंदर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। पहले मनुष्य खुद ही यानी कि पालकी या डोली जैसे वाहक होते थे। बाद में कच्चर आए, घोड़े आए, ऊंट आए, जैसे बोझा ढोने वाले जानवरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो आपके मन में आएगा कच्चर क्या होता है? कच्चर ना तो घोड़ा होता है, घोड़ा, और ना फिर गधा होता है। दोनों का बैल के बीच का मीडियम साइज का होता है, मीडियम होता है। घोड़ा है वो सामान को नहीं उठा सकता, इसको सामान को नहीं उठा सकता, लेकिन भाग सकता है। बताएं साथियों, तो सामान तो खूब उठा सकता है, लेकिन भाग नहीं सकता है, कि जल्दी नहीं चल सकता। तो इसलिए खच्चर ही में आया है। उत्तरी अमेरिका में कुत्तों और हिरण का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में माल ढोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुत्तों और हिरण का प्रयोग किया जाता है। भारत में बैलगाड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में बैलगाड़ी खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फोक्स का किया जाता है, बैल का प्रयोग किया जाता है। 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद क्रांति आई, जिसमें आंतरिक दहन है इंजन के आविष्कार के साथ रेलवे और सड़क मार्ग की शुरुआत। इंजन मार्ग कब आया? इंजन 18वीं शताब्दी में भाप इंजन का आविष्कार हुआ था साथियों। 18वीं शताब्दी में भाप का इंजन की शुरुआत यानी कि आविष्कार हुआ, शुरुआत हो चुकी थी। और जिसको आंतरिक दहन यानी कि अंदर जो दहन की प्रक्रिया थी, वो आविष्कार के साथ रेल और सड़क मार्ग की शुरुआत हुई है। जो
और जब बाप का इंजन था उसमें रेल का और सड़क मार्ग की शुरुआत की गई थी साथी। भूमि परिवहन के नए साधनों में पाइपलाइन, रोपवे और केप लगे शामिल हैं। रस्सी और केप लगे आमतौर पर कड़ी पहाड़ी ढलान और खदानों पर पाए जाते हैं जो सड़क बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। सारे केबले कहाँ पर पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में ढलाने की और खदानों में पाए जाते हैं जो सड़क बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है साथी। अगला पॉइंट आता है कि सड़कें, की सड़कें क्या काम आती है? छोटी दूरी के लिए सबसे किफायती, बिल्कुल संभवतः क्षेत्र बिल्कुल अच्छी किफायत यानी आरामदायक है। छोटी दूरी के लिए अच्छा से आरामदायक डोर टू डोर सेवा के कारण माल परिवहन के लिए महत्व प्राप्त करते। डोर टू डोर का मतलब है कि जैसे डोर से स्थान से स्थान तक पहुंचाने की कारण माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। डोर से डोर की मिलकर सेवा करती है साथ में। ओके, पक्की सड़कें सभी मौसमों की सड़कें होती है, सभी मौसम, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का हो, सभी मौसम में सड़कें बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहती है, महत्वपूर्ण होती है, कुछ नहीं बदल पाए इसमें। जबकि कच्ची सड़कें अपने सरल निर्माण के कारण सभी मौसम में उपयोगी है। सर्दी के मौसम में उपयोगी रहती है और गर्मी की महंगी रहती है। और इस सर जो कच्ची सड़कें हैं वो बरसात के मौसम में वर्तमान सफाई में कच्ची सड़क का उपयोग बिल्कुल कम करते हैं लोग। बात क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर उन परिवहन के साधन होते हैं वो उतने बिक जाते हैं, बिक जाने की डेट देते हैं, टायर जल जाते हैं, इस प्रकार से वहां पर दो गाड़ियां और तेज कार की बिल्कुल कम होती है। हालांकि भाई बारिश और बाढ़ दोनों सड़कों को अनुपयोगी बनाती है। सड़कों की गुणवत्ता निर्माण और रखरखाव विकासशील देशों के विकसित देशों में बेहतर बना सकते हैं क्योंकि इसके लिए भारी खर्चे की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सड़क की गुणवत्ता बहुत अच्छी होता है, निर्माण रखरखाव इसकी खास देता है। बड़े बड़े देशों में इसकी तुलना में विकास बेहतर हिसाब है। विकास रहेगी जो ये चीजें विकासशील है, ये चीजें गुणवत्ता निर्माण ये कहाँ पर है? व्यवस्थित है, ये बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े देशों में विकसित है सारे। ये छोटे छोटे गाँवों में इनका विकास हर बार करें, टूट जाने के बाद तो वहां पर पहुंचे आवश्यकता खर्चे बहुत रोकथाम के साथ योजना फूटेंगे, आई दिन फूटेंगे इसलिए। सड़क घनत्व, दुनिया में कुल मोटर युग की सड़कों की लंबाई केवल 15 मिलियन किलोमीटर। वर्तमान दुनिया में कुल मोटर युग की सड़कों की लंबाई कितनी है? 15 मिलियन किलोमीटर है साहब। इसमें उत्तरी अमेरिका का इससे अकेले 33% है। हालांकि पश्चिम यूरोपीय की तुलना में उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा वाहन है और सड़क घनत्व भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वाहन है घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में साथ। सड़क घनत्व 3500 वर्ग किलोमीटर का है। सड़क घनत्व 3500 वर्ग किलोमीटर से लंबाई है। देश और उनका सड़क घनत्व अक्सा 12 भूगोल। ये तो कोई बात नहीं है, वो आ गया जो मैंने आपको टाइटल लिखा था वो आ गया कोई बात। ओके, आगे थे यातायात प्रवाह। यह सड़कों पर यातायात को संदर्भित करता है। यह सड़कों पर यातायात को संदर्भित आकर्षित करता है जो हाल के वर्षों में नाटकीय रूप से बढ़ गया है। चूंकि सड़क नेटवर्क यातायात मार्गों का सामना नहीं कर सकता इसलिए भीड़ भाड़ होती है। यातायात प्रवाह आगे था कि साथी राजमार्ग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पक्की सड़कें, राजमार्ग है, पक्की सड़कें, हाईवे हो जिसे राजमार्ग है, जिसे हाईवे बोलते हैं, जिसे राजमार्ग कहते हैं क्योंकि जो राज्य स्तर पर का मार्ग होता है, राज्य स्तर का। जब पक्की सड़कें जो दूर दूर के स्थानों को जोड़ती है, कहने का मतलब जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, कुप्पी हो गया, इस प्रकार से बड़े बड़े शहरों को स्थानों को जोड़ती है ताकि वाहनों की निर्बाध आवाजाही हो सके बिना किसी पाबंदी के। आवाजाही यानी कि आवाजाही आराम से चल सके बिना किसी पाबंदी की, किसी बिना परेशानी के साधन चल सके। ये 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी इस प्रकार से, जैसे तो लंबी हो गई और ये इस प्रकार से चौड़ी हो गई। इस प्रकार से यहाँ से साथ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ से चौड़ी हो जाएगी। यहाँ कितनी होगी? 80 के 80 मीटर चौड़ी और उनमें अलग अलग ट्रैफिक लेफ्ट, फुल फ्लाई और दोहरे के रिसेव लगे होते हैं। इधर एक पता जैसे ये सड़क हो गई, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लगे रहेंगे ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ लगे रहेंगे, इधर भी कुछ ना लगे रहेंगे। डबल सड़क हो गई, ये सड़क एक सड़क, सड़क यहाँ पर पौधे लगे होंगे, इस प्रकार सड़क होती है सड़क। उत्तरी अमेरिका में राजमार्ग का घना नेटवर्क, घना यानी कि बिल्कुल बहुत ज्यादा है। प्रशांत तट अटलांटिक तट से जुड़ा हुआ है। अमेरिका राजमार्ग कहाँ से जुड़ा हुआ है? प्रशांत तट अटलांटिक तट से जुड़ा हुआ है। वैंकूवर ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग द्वारा नपफाउडलैंड क्या है इसको नपफाउडलैंड से जुड़ा हुआ है। वैंकूवर ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग द्वारा न्यूफाउंडलैंड से जुड़ा हुआ है।
और एडमोंटन अलास्का राजमार्ग के माध्यम से एंकोरेज से जुड़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे डार्विन मेलबर्न को ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग से जोड़ता है। यूरोप में राजमार्गों का नेटवर्क अच्छी तरह से विकसित है जाते हैं। कहाँ पर? यूरोप। आगे मास्को व्लादिवोस्तोक राजमार्ग रूस के लिए महत्वपूर्ण। ये जो राजमार्ग है वो कहाँ के लिए? रूस के लिए इम्पोर्टेंट है सामने। चीन में राजमार्ग पूरे देश में फैले हैं। ये चीन के राजमार्ग है पूरे देश में फैले हुए हैं, क्योंकि ये सप्लाई शेयर करते हैं, इधर से उधर भेज कर देते हैं। भारत में वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 NH ये देश का सबसे लंबा राज्य मार्ग। नेशनल हाईवे 7 NH का मतलब नेशनल एच का हाईवे 7 देश का नंबर 1 ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग ये जो वाराणसी कन्याकुमारी को जोड़ता है वाराणसी से। क्योंकि लंबा स्वर्णिम चतुर्भुज या सुपर एक्सप्रेस वे निर्माणित द्वीप यहाँ पर यह बस संचालित है। सब क्लियर? कहाँ पर गए? यहाँ पर गए। अब NH 44 भारत का सबसे लंबा चलने वाला राजमार्ग। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे से पूछा जाए तो कौन सा होगा? 44 नंबर का ऐसा। ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH 7 का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कर दिया गया है। नेशनल हाईवे जो 7 है उसका नाम क्या बदल गया है? NH 44 कर दिया गया। अफ्रीका में उत्तर में अल्जीरियस गिनी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर में कहाँ से? अल्जीरिया से गिनी से जुड़ा हुआ है, और दक्षिण में पोइरा केप टाउन से जुड़ा हुआ है। साथ में NH 7 का नाम बदलकर NH 44 कर दिया गया है। और ये सबसे लंबा राजमार्ग इसका भारत का है सर। ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और अफ्रीका में उत्तर में अल्जीरियस गिनी से जुड़ा हुआ है, और दक्षिण में काहिरा केप टाउन से जुड़ा हुआ है। आपको बस ये याद रखना है, NH 7 का बदलकर 44 कर दिया गया है सर। वो सबसे लंबा राजमार्ग पुराना क्या नाम था इसका? NH। वो इम्पोर्टेंट था, आप क्वेश्चन में अवश्य पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। आगे आइए से सीमा सड़कें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ बनाई गई सड़कें, ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्र और अन्य शिविरों तक माल के परिवहन में मदद करती है। सीमा की ये जयपुर की हो गई, ये खूंटी की हो गई, ये कोटा की हो गई, ये पीतू की हो गई, ये नीवाई की भी। इस प्रकार से अलग अलग सीमाई सड़कें होती है। एक साथ अगला पॉइंट रेलवे का। रेलवे लंबी दूरी पर भारी माल और यात्री के परिवहन के लिए समर्पित है। रेलवे एक ऐसा साधन है साथ ही जो बिल्कुल लंबे क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, लंबे क्षेत्र की यात्रा कर पाए। जैसे जयपुर है, जयपुर से यात्रा करेगा डायरेक्ट पहुंच मुंबई करेगा, जयपुर से क्या करेगा? मुंबई करेगा। सबसे लंबा यात्री के लिए और माल के लिए बिल्कुल सुविधाजनक है परिवहन के साथ में रेलगाड़ी। अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र शहरीकृत और खनिज समृद्ध क्षेत्र अयस्क को अनाज, लकड़ी और मशीनरी के परिवहन के लिए रेलवे से जुड़े हुए हैं। सभी महाद्वीपों में घना नेटवर्क है किसका? रेलवे का। जबकि यूरोप में रेलवे का घनत्व सबसे कम है, अधिक है। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका का रेलवे नेटवर्क खनिज समृद्ध और उपजाऊ खनिजों को जोड़ता है और मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी करने के लिए विकसित किया गया है। इसको रेल को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है। और साथियों इसमें बताया गया है जो अयस्क अनाज या लकड़ी है, मशीनरी है, परिवहन के लिए रेलवे से जुड़े हुए हैं। ये साधन से जुड़े हुए रेल से जुड़े कहने का मतलब अयस्क अनाज लकड़ी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लदे जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर हो गए साथ। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे वह रेलवे लाइन जो महाद्वीप के आर पार चलती और उसके दो छोरों को जोड़ते, कहने का मतलब दो स्थानों को जोड़ती है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन कहलाती है। ट्रांस क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन कहलाती है। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारण निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहला इसमें कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो ये रूस में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ पर विकसित है? रूस में है सारी। और दुनिया की सबसे लंबी रेलवे, पूरी दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ पर है? रूस में। क्या नाम है दुनिया की सबसे लंबी रेलवे का? क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे साहब। जिन्हें पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्तोक तक चलते हैं। कहाँ से? पश्चिमी सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्तोक चलते हैं, तो मास्को उत्तर चिंता आदि से होकर गुजरती है। यह महत्वपूर्ण पश्चिम केंद्र को फर केंद्र से जोड़ती है और एशिया के महत्वपूर्ण शहरों को रेल मार्ग से भी जोड़ती है। क्लियर है?
दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया है और कहाँ पर विकसित है, रूस में है साथ में। और कहाँ से कहाँ तक है चलती है, तो कहाँ से कहाँ तक चलता है ये? तो ये पश्चिम सेट है। पश्चिम सेट सर्कल से पूर्व में व्लादिवोस्तोक तक चलता है। चलिए आपको याद रखना है। अगला दूसरा पॉइंट है साथ में ट्रांस कैनेडियन रेलवे। तो 1886 में निर्मित ये कनाडा में 750 यानी कि 750 किलोमीटर लंबी रेलवे है। 1886 में निर्मित कौन सी रेलवे? ट्रांस कैनेडियन रेलवे। तो कहाँ पर? कनाडा में 750 किलोमीटर लंबी रेलवे है, जो पूर्व में हेलिफैक्स को पश्चिम में वैंकूवर से जोड़ती है। 6 प्रेरीज के गेहूं बेल्ट और शंकुधारी वन क्षेत्र को जोड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसलिए इसे कनाडा के अत्यधिक गमनी माना जाता है। इस मार्ग पर गेहूं और बांस महत्वपूर्ण निर्यात किया जाता है। सब क्लियर? दोनों टॉपिक खत्म हो चुके हैं। तीसरा कल देखेंगे इसका रेलवे का, इसका ट्रांस वाला, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का तीसरा टॉपिक यानी कि बिंदु का चलिए सभी दोस्तों से निवेदन है कि पाठ 7 तक है, सभी एक बार अच्छे तरीके से देख ले। एक बार पूरा 10 11 इसमें तो इसको कंप्लीट करने के बाद पूरा एक बार टेस्ट ले लूंगा साथी में आपका, ताकि आपको एक बार अच्छे तरीके से पता चल जाए मुझे कि आपको कितना आता है सब क्लियर। और फिर मैं कुछ बता दूंगा, इसलिए मैं आपसे इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ पोस्ट आप तक देखिए, आपको जल्दी जल्दी 5 सालों के क्या बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर बताऊंगा सारे, इसलिए मैं आपको जल्दी पोस्ट करवाना हूँ। इस बार आपके 90 से लेकर पूरे 95 तक आपको बननी चाहिए। क्लियर? जय हिंद जय भारत।